गुड इवनिंग। मैं आलोक आप सभी को 30 सितंबर करेंट अफेयर्स के क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे 30 सितंबर के जो भी आपका नेशनल या इंटरनेशनल करेंट इवेंट्स हैं उसको देखेंगे, जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो वैसे प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे हम लोग 1 सितंबर से ही करेंट अफेयर सीरीज देख रहे हैं, आप सभी इसको देखें और इसको शेयर भी करें, क्योंकि 1 अगस्त से ही आपका करेंट अफेयर सीरीज इस चैनल पे चल रहा है और वैसे प्रश्नों को लाया जाता है जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो। तो आप सभी इसको देखें और आप अपना तैयारी बेहतर करें, क्योंकि आप इस चैनल को फॉलो कीजिए और आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे और आपका परीक्षा अच्छा जाएगा। इसलिए आप अच्छे क्वेश्चन को देखें और अच्छे से तैयारी करें, तभी आपका परीक्षा अच्छा जाएगा और आपकी सफलता भी अच्छा होगा। तो इसलिए आप सभी इसको फॉलो करें और अच्छा से तैयारी करें। इसके अलावा करेंट सीरीज के अलावा आपको इस चैनल पे स्टैटिक्स जीके क्लासेस या फिर टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक से भी संबंधित बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, आप सभी उसको देखें और सीरीज से देखें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी इस क्लास को सीरीज से देखें तो आपको समझ में बेहतर आएगा। आप अपने बेहतर तैयारी के लिए इसको फॉलो करें और आपका तैयारी बेहतर होगा। और इसी के साथ आइए आज के बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम लोग देखेंगे, जो हमारे परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या कह रहा है आज का प्रश्न? तो कह रहा है कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व समुद्री दिवस हर आपके सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सितंबर के अंतिम गुरुवार को, यानी कि सितंबर के अंतिम गुरुवार को। तो इस बार कब मनाया गया? तो हम कह सकते हैं, यानी कि आज 30 सितंबर है, तो 30 सितंबर को इस बार मनाया गया है आपका विश्व समुद्री दिवस, क्योंकि सितंबर के अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और इस बार 30 सितंबर को आपका सितंबर का अंतिम गुरुवार पड़ा, तो इस दिन आपका ये दिवस मनाया गया। ये दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा। ध्यान रखिएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो सितंबर के अंतिम गुरुवार, इस बार 30 सितंबर को मनाया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय लंदन में है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 1958 में, और इसका मुख्यालय लंदन में है। ध्यान रखेंगे। इस बार का थीम क्या है? 2021 में विश्व समुद्री दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है सी फर्स्ट, शिपिंग के भविष्य के मूल में। शिपिंग के भविष्य के मूल में इस बार का थीम है। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में मनाया जाता है। इस दिन आपका जो है वो अपने देश के अंदर राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। देश के अंदर लोगों को समुद्री व्यापार के प्रति जागरूक किया जाता है। आपको पता है कि पूरे विश्व का जो 80% व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से होता है, जबकि भारत जैसा देश, अपना देश में 90% व्यापार जो होता है वो समुद्र के माध्यम से होता है। ध्यान रखिएगा। इसलिए समुद्री व्यापार काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए समुद्र के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए समुद्री दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 के विश्व समुद्री दिवस को समुद्री नाविकों के कार्रवाई के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यानी कि 2021 में जो विश्व समुद्री दिवस जो इस बार मनाया जा रहा है उसमें समुद्री नाविकों के कार्रवाई के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इस बार 2021 का समुद्री दिवस किस पे जो है फोकस रहा? तो समुद्री नाविकों के कार्रवाई के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी चर्चा में है। फूमियो किशिदा कौन है? तो ये जापान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नए प्रधानमंत्री अभी जो है वहां के संसदीय दल फूमियो किशिदा को अपना नेता चुन लिया है और ये जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले आपका यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा थे। ध्यान रखिएगा, योशिहिदे सुगा थे,
लेकिन इनके जगह पर अब नए प्रधानमंत्री फमियो किशिदा बनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पहले सुगा थे, अब किशिदा होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है, ध्यान रखिएगा। टोक्यो आपका जापान की राजधानी है। इसका पुराना नाम ईडो है, ईडो, ध्यान रखिएगा। ईडो इसका पुराना नाम है। टोक्यो को अभी टोक्यो में देखे थे कि 32वां टोक्यो ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला गया था, और उसके अलावा आपका पैरा ओलंपिक भी टोक्यो में ही हुआ था 2020। इसके संसद, जापान के संसद का नाम क्या है? तो डायट है, ध्यान रखिएगा, डायट। मुद्रा क्या है? तो यहाँ के मुद्रा एन है। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है, ये बार बार पूछता है। होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप जापान का है। पुराना नाम जापान का क्या है? तो निप्पॉन है, निप्पॉन, ध्यान रखिएगा। जापान का पुराना नाम निप्पॉन है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2021 में। 2021 का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे थे, शिंजो अबे को 2021 का पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जापान का आपका बेसिक नॉलेज था। इसलिए हम कहते हैं कि इस क्लास में आपको सिर्फ करेंट ही नहीं मिलता है, करेंट के अलावा आपका बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आज भी प्रश्न पूछा जाता है, अगला 5 साल बाद भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये बेसिक नॉलेज है, आप बेसिक चीज को समझे, और बेसिक चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो करेंट के साथ आपको बेसिक जानकारी भी इस चैनल पे मिलेगा, इसलिए आप सभी इसको देखें और देखने के साथ साथ क्लास को शेयर करें। अगला कह रहा है, काफी चर्चा में है एल्डर लाइन। एल्डर लाइन शब्द जो है किससे संबंधित है? एल्डर लाइन शब्द किससे संबंधित है? तो ये है आपका वरिष्ठ नागरिकों से, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है एल्डर लाइन, ध्यान रखिएगा। इसमें एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है एल्डर लाइन के तहत, वह है हेल्प लाइन नंबर 14567, ध्यान रखिएगा 14567 एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया एल्डर लाइन के तहत, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। और ये जारी किया गया है कि जो भी वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी चीज में परेशानी होगा तो इस हेल्प लाइन नंबर के तहत जो है वो अपना काम आसान कर सकते हैं, अपना कंप्लेन कर सकते हैं। चाहे उनके पेंशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो वो इस पे अपना जो है वो कॉल करके अपना हेल्प ले सकते हैं। तो इसलिए एल्डर लाइन के तहत एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया 14567, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछना ही पूछना है अगला परीक्षा में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और इसको जो जारी किया गया वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। और इससे संबंधित अभी मंत्री कौन है? तो वीरेंद्र कुमार इससे संबंधित अभी मंत्री हैं, यानी कि वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्हीं के पास है। और इसी मंत्रालय के द्वारा आपका एल्डर लाइन जारी किया गया, जिसके तहत आपका 14567 एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता करेगा। ये हेल्प लाइन नंबर ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिड डे मील, आप लोग जो है इस नाम से काफी परिचित होंगे। मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। ये चेंज करके पीएम पोषण स्कीम किया गया, पीएम पोषण स्कीम, यानी कि मिड डे मील का नाम बदल के पीएम पोषण स्कीम किया गया। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीएम पोषण स्कीम किया गया, किसका नाम? मिड डे मील स्कीम का नाम। और मिड डे मील स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 में ये शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। मिड डे मील स्कीम की शुरुआत आपका 1995 ईस्वी में किया गया था। और उस समय से ये स्कीम चल रहा था, जिसमें मध्याह्न भोजन आपको दिया जाता था बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को, इसके तहत मिड डे मील योजना के तहत। लेकिन इसका नाम अब पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया। इस स्कीम में ध्यान रखिएगा, इस स्कीम में बाल वाटिका ये या प्री प्राइमरी क्लास के बच्चे शामिल होंगे, यानी कि पीएम पोषण स्कीम में आपका बाल वाटिका या प्री प्राइमरी क्लास के बच्चे आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्री प्राइमरी क्लास और बाल वाटिका के बच्चे आएंगे। इसे सरकार के लोकप्रिय योजना में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, सरकार की जो लोकप्रिय योजना है उसमें पीएम पोषण स्कीम को शामिल किया गया है। इसके तहत बच्चों को
पोषण युक्त अनाज दिया जाएगा, इसलिए इसे पीएम पोषण स्कीम रखा गया है और लोकप्रिय योजना में इसे शामिल किया गया है। इसमें 1 से 14 साल तक के बच्चे आएंगे। पहले जो था कि 6 से 14 साल के बच्चे आते थे, लेकिन अब इसके तहत 1 से 14 साल के बच्चे आएंगे। केंद्र और राज्य मिलकर इसका वहन करेंगे, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसका वहन करेंगे। केंद्र सरकार का ज्यादा रहता है, 60 और 40 का लगभग रेशियो रहता है। इस तरह से दोनों मिलकर इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि मिड डे मील स्कीम का नाम बदलकर पीएम पोषण स्कीम किया गया और इसके तहत आपका बाल वाटिका और प्री प्राइमरी क्लास के बच्चे आएंगे। 1 से 14 वर्ष तक के बच्चे इस दायरे में आएंगे जिनको मध्याह्न भोजन दिया जाएगा और इसी के तहत है कि आपका इसे लोकप्रिय योजना में शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है ओएफबी। ओएफबी जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ओएफबी, ध्यान रखिएगा, इसे भंग कर दिया गया। इसके अंतर्गत 41 कारखाने आते थे ओएफबी के अंतर्गत, इसे भंग किया गया और इसे 7 नई सार्वजनिक इकाई बनाया गया, यानी कि इसे भंग करके ओएफबी को भंग कर दिया गया और इसी में आपका 7 नई सार्वजनिक इकाई बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, 7 नई सार्वजनिक इकाई बनाया गया और ये आपका ओएफबी जो था वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और रक्षा मंत्री अभी कौन है, तो राजनाथ सिंह है। तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय देखा जाए तो ओएफबी का मुख्यालय आपका कोलकाता में है, कोलकाता में, और इसका मुख्यालय है अभी कोलकाता में। देख रहे हैं कि चुनाव जो है उपचुनाव होने वाला है, जहां भवानीपुर से वहां के ये ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है वो उपचुनाव लड़ रही है भवानीपुर से। तो काफी चर्चा में है अभी भवानीपुर, काफी वहां पे जो है वो दंगा भी हुआ है, इसलिए चर्चा में आया। अभी देखे कि वहां के चुनाव हुआ था, उसमें जो है वो ममता बनर्जी के द्वारा खेल्ला होबे जो है नारा दिया गया था तथा खेल्ला होबे दिवस, चुनाव जीतने के बाद खेल्ला होबे दिवस 16 अगस्त को मनाया गया। अभी हाल ही में एक परीक्षा में जो है वो पूछ भी लिया गया कि हाल ही में किस चुनाव में खेल्ला होबे नारा काफी प्रसिद्ध रहा, तो कहां पे होगा, तो पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से प्रश्न ये जो है वो पूछना ही पूछना है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ओएफबी का मुख्यालय कोलकाता। हम बार बार कहते हैं कि जो भी प्रश्न हम दे रहे हैं उस पे आप फोकस करें, क्योंकि करंट में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, चाहे वो आपका बिहार ये बीपीएससी हो, दरोगा हो, आपका रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, कोई भी परीक्षा हो जिसमें आपका 100% करंट इससे पूछेगा। इसलिए आप जो है वो डेली 10 से 15 करंट अफेयर देखें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बार बार कह रहे हैं कि इसको आप देखें, अगर इसके जरूरी को आप नहीं समझे तो आपको बाद में बहुत अफसोस करना पड़ जाएगा। इसलिए आप सभी इसको देखें, क्योंकि आपके लिए आगे चल के बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप सभी इसको फॉलो करें। डेली हम बोल रहे हैं कि 20 से 25 मिनट, आधा घंटा आप जो है वो करंट पे दें। आपका करंट काफी वेस्ट हो सकता है, लेकिन इतना आपको देना होगा। बिना इतना समय नहीं दीजिएगा, आपका जो है करंट छूटेगा। इसलिए आप इतना देखें। एक बार आप चाहिएगा कि करंट की तैयारी हमारी बेहतर हो जाए, पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप डेली आधा घंटा देंगे तो आपका करंट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप डेली आधा घंटा तय करें कि जो है अपने डेली रूटीन में शामिल करें कि आधा घंटा हमको देखना है, और बाकी आपको कभी भी जो है परीक्षा के समय भी जो है वो 4 घंटा और 10 घंटा करंट देखने की नौबत नहीं आएगी। आपका यही जो है 30 मिनट आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। इसलिए आप सभी, हम बार बार कह रहे हैं कितना समय आप करंट पे अवश्य दें, आपका तैयारी बेहतर होगा। और आइए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पुलिस संग्रहालय, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पुलिस संग्रहालय की स्थापना किया गया है। ध्यान रखिएगा, पुलिस संग्रहालय, यहाँ पर जो है पुलिस से संबंधित म्यूजियम बनाया गया, उसके जो भी यूजेबल सामान है उसको रखा गया है, लोग देख सकता है जाकर। तो इस तरह से वहां पुलिस संग्रहालय की स्थापना किया गया है तमिलनाडु में। और ये अभी वहां के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो एमके स्टालिन है, जो डीएमके पार्टी से है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। एमके स्टालिन काफी जो है चर्चित मुख्यमंत्री में है एमके स्टालिन, और वो डीएमके पार्टी से है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा कोमटम का उद्घाटन किया गया। उत्तर भारत के सबसे बड़ा
पामेटम, पामेटम है, ध्यान रखिएगा, पामेटम का उद्घाटन किया। ये पामेटम जो है वो आपका तार का वृक्ष होता है, ध्यान रखिएगा, तार वृक्ष से संबंधित है। और ये हल्द्वानी में उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर भारत के सबसे बड़ा पामेटम है कहाँ, तो हल्द्वानी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि ड्रोन संचालन के लिए भारत की हवाई क्षेत्र मानचित्र जारी किया। काफी ड्रोन चर्चा में रह रहा है अभी किसी भी देश के लिए। तो ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र यानी भारत के जो हवाई क्षेत्र है उसने मानचित्र जारी किया है ड्रोन क्षेत्र के लिए। इसके तहत उसने 3 जोन क्षेत्र को दर्शाया है, यानी कि ड्रोन संचालन के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र में मानचित्र पर कितने जोन को दर्शाया है, तो 3 जोन को दर्शाया है, जिसमें ग्रीन जोन है, येलो जोन है और रेड जोन है। ध्यान रखिएगा, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन है। ग्रीन जोन में है कि 400 फीट की ऊंचाई पर आप ड्रोन को उड़ा सकते हैं और इसके लिए आपको जो है किसी भी तरह के सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, ग्रीन क्षेत्र में 400 फीट की ऊंचाई पर उड़ा सकते हैं और ये इसका वो जो है 500 केजी तक का ये वजन रहना चाहिए। कह रहा है दूसरा येलो कि 400 फीट से ऊपर जो है अधिक ऊंचाई, यानी कि 400 फीट से अधिक ऊंचाई पर आप उड़ा सकते हैं येलो जोन में। और रेड जोन जो है इसके तहत बिना सरकार की अनुमति को आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। तो इस तरह से 3 जोन में बांटा गया ड्रोन संचालन के लिए, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। रेड जोन में जो है आपको उड़ाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये 3 जोन बनाया गया। इसके द्वारा जारी किया गया तो हवाई क्षेत्र के तहत आपका जो है ये बताया गया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। और अभी में जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, नागरिक उड्डयन मंत्री अभी कौन है, तो ज्योति आदित्य राव सिंधिया। ज्योति आदित्य राव सिंधिया कहां से है, मध्य प्रदेश से हैं और राज्यसभा सांसद हैं। अभी पहले कांग्रेस के थे, अभी बीजेपी में आए हैं और वो नागरिक उड्डयन मंत्री उनको बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, उन्हीं के तहत जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय आता है, ज्योति आदित्य राव सिंधिया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता, यानी कि चौथा भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच चौथी स्वास्थ्य वार्ता संपन्न हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि सानिया मिर्जा और झांग सुआई ने ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल खिताब जीता है। ध्यान से देखिएगा, सानिया मिर्जा और झांग सुआई ने ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल खिताब जीती है। तो इस तरह से आज आपका 10 प्रश्न था, लेकिन ये 10 नहीं था, इसके अलावा जो है आपके बहुत सारे पॉइंट थे जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप सभी इस पॉइंट को क्लियर करें तथा पीछे जो भी सीरीज गया है उसको आप जो है देखें, आपका तैयारी बेहतर होगा और आपका परीक्षा बेहतर जाएगा। इसलिए आप सभी समय दें, आपका तैयारी काफी अच्छा होगा। और आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नया क्वेश्चन के साथ। आप सभी इसको फॉलो करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।